नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विकी अपने माता पिता के साथ बड़ी खुशी भरे पल गुजारता है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं तीनों, और खाना वाना खाने के बाद विकी अपने माता पिता को फाइनली अलविदा कहता है, क्योंकि आखिर में उसकी विश पूरी होती है। उसकी माँ कहती है कि हम चलते हैं। उसकी माँ उसके लिए बर्तन छोड़ और घर को छोड़ चली जाती है, उसे छोड़। जब वो जा रही होती है, घर से बाहर सामान लेकर के निकलती है, तो वो अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है, अपना ध्यान रखना और एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेना। अब मैं चलती हूँ। ये कहते हुए वो जाने लगती है। तभी वो कहता है अपने पिता को गले लगाते हुए, तो क्या इसी वजह से मेरी माँ जा रही थी? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं उनकी विश पूरी करूं। जिस पर उसके पिता कहते हैं, देखो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। ये तुम्हारे और उसके बीच की बात है, ठीक है? मैंने तुमसे पहले कह दिया है। तुमने 2 साल मांगे हैं, मैंने तुम्हें दे दिए हैं। 2 साल तक मैं अपनी पत्नी को संभाल लूँगा, लेकिन 2 साल के अंदर तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढना भी मेरा काम है, और तुम्हारा खुद के लिए भी ढूंढना ज़रूरी है। अगर तुम खुद से ढूंढते हो तो ठीक, नहीं तो हम 2 साल बाद जिस लड़की को हम फाइनल करेंगे उस लड़की के साथ तुम्हें शादी कर लेनी होगी। और जिस पर वो कहता है, ठीक है, मैं ये करने की कोशिश कर सकता हूँ। उसकी माँ कहती है, कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए, ठीक है? ये कहते हुए वो गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और कहती है, हॉर्न बजाती है और कहती है, अब आ भी जाइए, कितना बेटे को गले लगाइएगा। ये कहते हुए अपने पति को बुलाती है। उसके पति विक्रांत आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और अपने बेटे की ओर देखते हुए कहते हैं, अपना ध्यान रखना। उसकी माँ कहती है, मुझे गुड न्यूज़ चाहिए। ये कहते हुए उसकी माँ गाड़ी ड्राइव करते हुए चली जाती है। उसकी माँ को कार ड्राइव करते हुए देख विकी बहुत खुश होता है, लेकिन साथ में थोड़ा परेशान भी हो जाता। थोड़ी देर बाद कहता है, उनको नींद आ रही थी वो ड्राइव करते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो उनकी हाई से मुझे हाई आ रही है। मेरी माँ भी ना, पता नहीं क्या सोच रही थी। ओह नहीं नहीं, मैं शादी जैसी फालतू के झंझट में नहीं पड़ूंगा। शादी बस एक बकवास चीज़ है और कुछ नहीं। मुझे इसमें नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं। क्या मुझे सच में शादी करनी चाहिए? ओह नहीं, मैं इस बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ, मुझे काम पे जाना चाहिए। ये कह कर वो कम घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते हुए भी उसका हाई बंद नहीं होता है। और उसके बाद वो दरवाज़ा बाहर का लगाते हुए रसोई में जाता है। रसोई में जाने के बाद वो सोचता है, ओ, बर्तन धोना है ना, छोड़ो भी, मैं तैयार हूँ। कपड़े वपड़े पहन के अब रसोई में जाऊँगा, साबुन की छींटे पड़ गए तो नहीं, मैं बाहर जाता हूँ। वो काम पे चला जाता है, दरवाज़ा लॉक करके जब काम पे जा रहा होता है, तब उसे तापसी का ख्याल आता है। वो सोचता है, वो कैसी होगी? क्या वो मेरी बातों से नाराज़ है? जिस पर वो ये मन ही मन सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। जाते हुए रास्ते भर में वो गाड़ी में ड्राइव करते हुए यही सोच रहा होता है, क्या वो ठीक तो होगी ना? वो कुछ पल के लिए ये सोचना ही छोड़ चुका था कि वो एक भूत है। वो जैसे एक इंसान की तरह उसकी फिक्र कर रहा था। वो सोच रहा था, उसने काफ़ी वक्त से मुझसे बात नहीं की, क्या मैंने उसे इतना हर्ट कर दिया?
वो सोच रहा होता है इस सब के बारे में और अपनी काम की जगह पे जा रहा होता है। और इधर उसके माता पिता दोनों गाड़ी में होते हैं। उसकी माँ ड्राइव कर रही होती है। उसके पिता कुछ देर गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी दूर जाते ही वो पूछते हैं, क्या तुम्हें घर पसंद नहीं है? जिस पर वो कहती है, क्या मतलब? घर? कौन सा घर बोल रहे हैं? वो जो मैंने तुम्हें मतलब तुम्हारे नाम किया था अभी हाल फिलहाल में, जहाँ हम रह रहे हैं, वो घर। ओह, वो घर? हाँ, पसंद है। पर तुमने कहा कि आपने उस वक्त तो इस बारे में नहीं सोचा। अब क्यों सोच रहे हैं? उस वक्त तो कह रहे थे कि पैर में चक्के लगा लेने चाहिए। तो वो कहते नहीं, मतलब वो बात अलग थी, लेकिन वो तो मैंने मजाक में कहा था। तो लेकिन क्या सोच रहे हैं आप? वो गाड़ी साइड करके लगा देती है, जिस पर वो कहते हैं, तुम गाड़ी क्यों रोक रही हो? जिस पर वो कहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है और आपको बताने की ज़रूरत है कि मैं आपके बारे में क्या महसूस करती हूँ। क्या? जिस पर वो कहती है, क्या 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 मतलब होता है? हाँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए कि मैं आपके लिए क्या महसूस करती हूँ। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? मतलब तुम, जिस पर वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप यही कहना चाहते हैं ना कि आपकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है क्या इतने बड़े घर में रहने के लिए? सच कहूँ तो शुरुआत में हाँ, जब इतना बड़ा बिल्डिंग, इतनी बड़ी इमारत में जब मुझे रहने को मिला और मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग मंडराने लगे, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अजनबियों के बीच किसी अपने को ढूंढ रही हूँ। और उस वक्त आपका बर्ताव मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता था। जब हम काम करते थे साथ में, तब हम बहुत अच्छे थे, खुश थे। लेकिन जब से मैं एक घर में, उस इमारत में जैसे मैं कैद हुई, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे किसी इमारत में कैद कर दिया हो। ये फीलिंग मुझे बहुत डरावनी लगी। अनजानों के बीच मैं अकेली। क्या तुम्हें ये इतना डरावना लगा? आई एम सॉरी। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया था, लेकिन मैं आपको ढूंढती रहती थी, क्योंकि जब आप मेरे साथ थे या जब हम साथ में काम कर रहे थे, तब कभी ना कभी, कैसे न कैसे मैं आपको देख पाती थी। हमारी बातचीत होती थी, हम एक दूसरे का हाथ थामते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, साथ में खाना खाते थे, कितना कुछ हम साथ में करते थे। लेकिन जब मैंने अपना काम छोड़ा, तो जैसे आपने मुझे ही छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं आपसे एकदम से दूर हो गई और आप मुझे छोड़ दिया, और मैं उस जगह पे अकेली उन लोगों के बीच जिन्हें मैं जानती तक नहीं। मुझे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनसे दोस्ती की। मैं माँ बनने वाली थी और आपने मेरा हाथ थामे रखा। उस वक्त मुझे समझ आया कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा।
आप तो बस मेरे लिए ये सब कर रहे थे। हाँ, मैं बस तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा था। हाँ, मुझे पता है, और इसलिए मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करती। हाँ, पर तुम्हें शिकायत करनी चाहिए थी। मतलब तुम्हें ये मुझसे कहना चाहिए था कि आपका वक्त मेरा होना चाहिए। मैं मैं कैसे मैं कैसे तुम्हें छोड़, सच कहूँ तो जब तक शायद मौत मेरे पास ना आई थी तब तक शायद मैंने भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे पागलों की तरह काम में डूबा हो रहा, और मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। मैं बहुत बुरा हूँ ना? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरा ख्याल रखा हमेशा। ऐसा नहीं है, मुझे जिस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था वो तुम्हारा दिल था, तुम्हारी खुशियाँ थी, और मैं लगता है उसे ही संभाल नहीं पाया। नहीं, आपने मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझा और मुझे संभाला। जानते हैं, मैंने कभी आपसे कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी आपसे कोई भी शिकायत करने की, क्योंकि आप हमेशा मेरे पास रहें, मेरा हाथ थामे रहें। भले ही कुछ वक्त के लिए सही आपने मुझे खुद से दूर किया हो, लेकिन मैं जानती थी कि वो आप मेरे लिए कर रहे हो। अगर आपने वो मेरे लिए ना किया होता तो शायद मुझे तकलीफ़ होती, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने हमेशा मुझे चुना। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं ये सब में से कुछ भी किसी और के लिए करता? क्या पता, इस दुनिया में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं, पर मैं उन आदमियों जैसा नहीं हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं खुश हूँ कि आप आखिरकार मेरे पास लौट आए। मैंने इंतज़ार किया, मैंने आपको वक्त दिया, मैंने आपको प्यार किया है और हमेशा करूँगी। आई एम सॉरी, ये कहते हुए वो अपनी पत्नी के गालों को छू रहे होते हैं, अपने हाथ को फेर रहे होते हैं। वो भी अपने पति के गालों को पे हाथ देते हुए कहती है, इसलिए कभी भी परेशान मत होइए और दुखी मत होइए, क्योंकि मैं हूँ आपके पास। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे पास शिकायत करती तो शायद मैं तुम्हारी शिकायत सुनता। ये बातचीत हो ही रही तो होती है कि तभी एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है, और इस सब में उसकी पत्नी को चोट लगती है, और ये देख वो एकदम से घबरा जाते हैं और तुरंत गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं, जो कि दूसरे साइड दीवार होती है तो वो निकल नहीं पा रहे होते हैं, और वो गाड़ी में फंसे रह जाते हैं, और वो मदद बुला रहे होते हैं अपनी पत्नी की ओर देख। वो कहते हैं, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम फिक्र मत करो। वो कहती है, इतना बड़ा भी कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है सर में। नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये कहते हुए अपनी वो सीट बेल्ट खोलते हुए पीछे जाते हैं गाड़ी के सीट तरफ, और दरवाजे को खोलते हैं पीछे का, और फिर अपनी पत्नी के सीट गाड़ी के दरवाजे को खोलकर अपनी पत्नी को गोद में लिए बाहर निकलते हैं। सामने वाली गाड़ी को देखते हैं जिससे टकरार हुई थी। उसमें जो ड्राइवर था
उसके पास भी जाते हैं एम्बुलेंस बुलाने के बाद। एम्बुलेंस तो शुरुआत में नहीं आ रही थी, लेकिन उसने अपने सोर्सेस लगाए और मदद को जल्दी सारी चीज़ें आ गई। लेकिन जब वो उस ड्राइवर के पास जाते हैं अपनी पत्नी को एम्बुलेंस में रखने के बाद, तो वो ड्राइवर मर चुका होता है। वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर ये गाड़ी अचानक से आकर क्यों टकराई। तभी उन्हें भी चक्कर आने लगते हैं। विक्रांत को जैसे ही चक्कर आ रहे होते हैं, वैसे ही डॉक्टर उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, आप भी चलिए हॉस्पिटल, आपको भी चोट लगी है। वो कहते हैं, नहीं, मेरी पत्नी को लेकर चलिए, उसका बचना ज़रूरी है। हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अपनी पत्नी के पास बैठकर वो अपनी पत्नी का हाथ हमें एम्बुलेंस में यही कहते हैं, बार बार रिपीट एंड रिपीट, कि अभी हमारी बात नहीं ख़त्म हुई है। तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकती। तुम्हें पता है ना, अभी अभी तो तुमने कहा कि हमने एक दूसरे को वक्त देना शुरू किया है, तो क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त नहीं दे सकती? मेरी ज़िंदगी ने भी मुझे वक्त दिया तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, तो क्या तुम मुझे वक्त नहीं देना चाहती? मैं तुम्हारा वक्त चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी से। हे ईश्वर, वो हाथों को जोड़ते हुए भगवान के को याद करते हुए प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। आपने मेरी जान बचाई है तो उसकी भी जान बचाइए, उसे ठीक कर दीजिए। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, जो खुशियाँ वो चाहती है मैं उसे वो देना चाहता हूँ। अभी तो हमारी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, कितना कुछ चाहिए उसे देखने को। मैं उसे वो सब दिखाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा हर चीज़ उसके लिए की, और अब उसे ऐसे नहीं देख सकता मैं। भगवान, मेरी मदद कीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। वो ये सब कह रहा होता है, तभी एम्बुलेंस में उसकी सांसें जैसे उखड़ने लगती है। तभी एम्बुलेंस की सिस्टर मदद के लिए हेल्प कर रही होती है। फिर भी वो बस प्रार्थना ही कर सकता था, और वो यही किया जा रहा था। कुछ टाइम बाद अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल का नज़ारा बहुत ही बुरा था, क्योंकि अस्पताल सरकारी था, और सरकारी अस्पताल की हालत तो इतनी बुरी होती है, पेशेंट इधर उधर ज़मीन पे बैठे होते हैं इलाज के लिए, और वो इस सब में अपनी पत्नी के लिए बेस्ट डॉक्टर को आवाज़ दिए जा रहा होता है, कोई तो मेरे पत्नी को बचा लो, कोई तो यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर होगा ना। मुझे जितना पैसा चाहिए उसे मैं उतना पैसा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी पत्नी का इलाज कर दो। वो हाथ पैर जोड़े जा रहा होता है। तभी एक डॉक्टर आता है और वो उसकी पत्नी का देख रेख करना शुरू करता है इमरजेंसी में। और सारी चीज़ें ठीक होने के बाद 2-3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर एक बार आते हैं, तब कहते हैं आपकी पत्नी की हालत पहले से ठीक है, बस सर से बहुत ज़्यादा खून बह गया था, और इसलिए सर तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ब्लड चाहिए, और हो सके तो अपना ख्याल रखिए। जिस पर वो कहते हैं, क्या मतलब ये कि अभी तो बॉडी स्टेबल है, लेकिन क्या कह रहे हैं आप, बॉडी स्टेबल है? वो कोई शरीर नहीं है, वो मेरी पत्नी है। वो कहने लगते हैं कि मेरे लिए तो हर एक इंसान एक पेशेंट और एक शरीर ही है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हाँ, आप डॉक्टर हैं, आप ऐसे कैसे? वो एकदम से गुस्सा जाते हैं और डॉक्टर पे चढ़ने लगते हैं।